हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जा चुकी है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो देखो थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। प्रमेय फलन W बराबर एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध फलन W बराबर एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो आवश्यक प्रतिबंध अपन पढ़ रहे हैं। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा कि W बराबर एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण का जो आवश्यक प्रतिबंध है उसका कथन लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तो इसका आवश्यक प्रतिबंध का आपको स्टेटमेंट भी याद करना है और फिर उसका आपको प्रूफ भी याद करना है। तो देखो क्या स्टेटमेंट है इसका। कथन यदि W बराबर एफ जेड क्षेत्र D का जेड समतल में अनुकोण प्रतिचित्रण W समतल के प्रदेश D डैश में है। तब क्षेत्र D में एफ जेड विश्लेषिक फलन है। क्षेत्र D में एफ जेड विश्लेषिक फलन है। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो पहले अपने इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद में हम इसके प्रूफ को समझते हैं। ये कह रहा है कि W बराबर एफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है, आवश्यक प्रतिबंध को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेसेसरी कंडीशन। जो नेसेसरी कंडीशन है उसके बारे में बता रहे हैं। तो उसके बारे में क्या है, ये W बराबर यदि एफ जेड मान लो आपके अनुकोण प्रतिचित्रण दे रखा है कि W बराबर एफ जेड क्या दे रखा है कि क्षेत्र D का जेड समतल में क्या दे रखा है, जेड समतल में अनुकोण प्रतिचित्रण W समतल के क्षेत्र D का जेड समतल में अनुकोण प्रतिचित्रण W समतल के प्रदेश D डैश में है। मतलब जेड समतल का जो क्षेत्र D है ना, वो उसका जो प्रतिचित्रण है वो आपका W समतल में, देखो ऐसे है, जैसे मान लो W बराबर एफ जेड दिया हुआ है और ये आपका जेड समतल है और ये आपका W समतल है। तो ये कह रहा है कि जो आपका प्रतिचित्रण है, मान लो जेड समतल में जो चित्र बन रहा है ना, मान लो कोई कुछ पॉइंट है, उसका मैपिंग आपको क्या दे रखा है, D डैश में दे रखा है। ये तो आपका D क्षेत्र हो जाएगा और ये D डैश है। तो आपको ये कह रहा है कि जब आपको ये क्षेत्र में ये सिद्ध करके दिखाना है कि क्षेत्र D में एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है। और विश्लेषिक फलन की आपने परिभाषा देखी होगी कि भाई किसी भी फलन को अपन विश्लेषिक कैसे बताते हैं। फलन एफ जेड को विश्लेषिक बताने के लिए, फलन एफ जेड को एनालिटिक फंक्शन बताने के लिए अपने को ये सिद्ध करके दिखाना होता है कि CR इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए।
CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और CR इक्वेशन होती है del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, और del u अपॉन del y इक्वल टू होता है माइनस का del v अपॉन del x। तो अपन ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये जो फलन एफ जेड है वो आपका कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। फिर उससे अपन ये बता देंगे कि W बराबर एफ जेड क्षेत्र डी का जेड समतल में जो अनुकोण प्रतिचित्रण है वो W समतल के प्रदेश डी में है, और उस क्षेत्र डी में एफ जेड क्या दे रखा है आपको, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है। ये अपन प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखो कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये यूनिट है उसमें आपके दो चैप्टर इंक्लूडेड है, एक तो अनुकोण प्रतिचित्रण का और दूसरा द्विरेखिक रूपांतरण का। तो अपने पास दो थ्योरम और बची है, एक तो ये थ्योरम हो जाएगी और एक थ्योरम और आने वाली इसके बाद में। तो दो थ्योरम के बाद में अपना ये एक चैप्टर खत्म हो जाएगा इसका, और फिर अपन दूसरे चैप्टर द्विरेखिक रूपांतरण की बात करेंगे। तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। माना W बराबर एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है। माना W बराबर एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है। तब सिद्ध करना है कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन होगा। एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। ठीक है। माना जेड समतल में दो बिंदु मानेंगे, बिंदु x, y वह x प्लस डेल एक्स या x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई से निर्मित चाप की लंबाई देखो कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया W बराबर एफ जेड क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण है। तभी आपको सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। अब जेड समतल में अपन ने दो बिंदु माने हैं। देखो दो बिंदु किस प्रकार से माना है। एक बिंदु तो अपन ने क्या मान लिया, एक बिंदु तो हमने मान लिया x, y, और एक बिंदु हमने मान लिया x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई। अब देखो इसकी डिस्टेंस तो ये हो जाएगी dx, और ये मान लेंगे अपन dy, और ये आपकी चाप की लंबाई हो जाएगी ds, और चाप की लंबाई को हमने क्या मान लिया, ds मान लिया। हमने क्या कहा कि जेड समतल में दो बिंदु मान लिए x, y और x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई। तो इससे निर्मित जो चाप की लंबाई है वो क्या है, ds है। निर्मित चाप की लंबाई क्या है, ds है। तब अपन ds का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ds का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं हम dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। इसी प्रकार अपन क्या मानेंगे, W समतल में दो चित्र मानेंगे। W समतल में दो बिंदु मानेंगे, वही u, v और साथ में u प्लस डेल यू और v प्लस डी वी। ठीक है। और उसके लिए भी अपन चाप की लंबाई क्या मान लेंगे, डी सिग्मा। तब उससे अपन क्या करेंगे, डी सिग्मा इक्वल टू लिख देंगे डी यू का स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर। तो देखो अब मानेंगे, माना W में, माना W समतल में बिंदु u, v व u प्लस डी यू, v प्लस डी वी से निर्मित चाप की लंबाई
डी सिग्मा हो तो, डी सिग्मा है तब, तो डी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू डी यू का स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी समीकरण संख्या 2। और इसके लिए अपन चित्र बनाएं तो क्या चित्र बनेगा, ये चाप की लंबाई हो जाएगी अपने पास क्या, ये चाप की लंबाई हो जाएगी डी सिग्मा, और ये हो जाएगी अपने पास डी यू, और ये हो जाएगा अपने पास डी वी, और ये पॉइंट हो जाएगा यू कॉमा वी, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा यू प्लस डी यू और वी प्लस डी वी। ठीक है, यू प्लस डी यू और वी प्लस डी वी। वो ऊपर वाले तो अपन ने किसकी बात की थी, ऊपर वाले में तो हमने बात की थी जेड समतल की, और इसमें हमने किसकी बात करी है, डब्लू समतल की। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार कि हमने क्या किया है। हमने मान लिया सबसे पहले डब्लू बराबर एफ जेड क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण है। तब आपको ये सिद्ध करना है कि एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। तो हमने जेड समतल में क्या मान लिए, दो बिंदु मान लिए, एक्स कोमा वाई और एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। उससे चाप, निर्मित चाप की लंबाई हमने मान ली डी एस है। तब डी एस का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर डब्लू समतल में हमने दो बिंदु मान लिए u कॉमा वी बाई यू प्लस डेल यू वी प्लस डेल वी। उससे निर्मित चाप की लंबाई को माना है डी सिग्मा। ठीक है ना, ये डी सिग्मा है, देखो ऐसे लिखा जाता है ये डी सिग्मा। सिग्मा तो आपने लिखा होगा डी सिग्मा, ये वाला। ठीक है, इसमें सही नहीं लिख रखा तो देखो इसमें सही लिख देता हूं मैं, ये आपका डी सिग्मा है, डी सिग्मा। ठीक है, और इससे हमने लिख दिया डी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू डी यू का स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर। अब अपन देखो अवकलन गणित से जानते हैं, अवकलन गणित से क्या जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो आंशिक अवकलन की जो बुक है उससे आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जो डी यू बराबर क्या लिख सकते हैं, अवकलन गणित से आपने पढ़ा होगा डी यू बराबर क्या पढ़ा होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और इंटू में डी वाई। और डी वी बराबर क्या पड़ा होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स और इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और इंटू में डी वाई, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये जो अपने डी यू और डी वी की वैल्यू है, इनको अपन क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा अपने पास, तो डी सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें अपन क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो रख दो वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में हो जाएगा ये डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर हमने जो डी यू और डी वी की वैल्यू है उनको दोनों को हमने समीकरण 2 में पुट कर दिया। तो ये आप जानते हो कि अवकलन गणित से क्या होता है, डी यू बराबर होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और डी वी इक्वल टू क्या जानते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी एल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते होंगे नॉर्मल ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर खुलेगा भाई, इस वाले पद का स्क्वायर खुलेगा और इस वाले पे पद का स्क्वायर खुलेगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और dx का स्क्वायर खुलेगा साथ में। देखो आपने एक टर्म्स बता देता हूँ कि कैसे बनती है, और फिर मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ इसमें। देखो इसका स्क्वायर खुला, ये बना, और फिर इसका स्क्वायर खुला तो क्या बना बताओ, डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और dx का स्क्वायर, और फिर मैंने dx का स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, और ये जो डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, इसको हमने अंदर लिख दिया। और इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे, उस वाली चीज को लिख देंगे। तो देखो
अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, तो यहां से हो जाएगा अपने पास क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। इसी प्रकार अपन बी स्क्वायर वाले पद को लिख सकते हैं और टू ए बी वाले पद को लिख सकते हैं। तो टू ए बी बनेगा ना यहाँ से, तो इसमें क्या बन जाएगा, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स बन जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ क्या बनेगा बताओ, डेल यू अपॉन डेल वाई बनेगा। भाई टू ए बी करते हैं ना, तो ए वाला पद क्या है अपने पास, ये वाला पद है, और डेल यू अपॉन डेल वाई, और प्लस में क्या बनेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, और दोनों से अपन ने क्या बाहर ले लेंगे, डी एक्स डी वाई। ये समझ में आ गया कि आपको, देखो डी एक्स और ये डी वाई इसमें भी है और इसमें भी है, तो टू ए बी का जब पद बनेगा तो उसमें डी एक्स और डी वाई को अपन ने बाहर ले लिया। यहाँ से तो बना डेल यू अपॉन डेल एक्स और साथ में बना डेल यू अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, डी एक्स को हमने बाहर ले लिया। और इसी प्रकार वाई स्क्वायर वाले पद को कैसे बनेगा बताओ, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और साथ में बनेगा डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। और यहाँ पे बन जाएगा डी वाई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। इसको दे दिया हमने समीकरण संख्या 3। इसको क्या नाम दे दिया, समीकरण संख्या 3। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि W बराबर क्या है, W बराबर एफ जेड क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण है। तो अनुकोण प्रतिचित्रण में तो आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, तो डी सिग्मा अपॉन डी एस है वो दिशा पर निर्भर नहीं करेगा, चूंकि W बराबर एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है। W बराबर एफ जेड क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण है। तो अनुकोण प्रतिचित्रण है, इसका मतलब क्या होगा, डी सिग्मा अपॉन डी एस है वो दिशा पर निर्भर नहीं करेगा, अतः डी सिग्मा अपॉन डी एस दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो अपने पास समीकरण संख्या 1 थी और समीकरण संख्या 3 थी, और समीकरण 1 और 3 से अपन दोनों के क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ऊपर देखो, जो समीकरण 1 थी अपने पास वो क्या थी, ये थी ना, डी एस का स्क्वायर इक्वल टू डी यू का स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर, ये अपने पास समीकरण थी। तो इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे। तो कंपेरिजन कैसे करेंगे, देखो अतः दोनों चापों की लंबाइयों की तुलना करने पर दोनों चापों की क्या कर दो, तुलना करने पर। तो अब देखो समीकरण 1 और 3 से अपन कर रहे हैं, तो समीकरण 1 से जो अपन मान रखेंगे, देखो समीकरण 1 से जो डी यू अपॉन डी यू का जो कोफिशिएंट है वो क्या था, चापों की तुलना करेंगे ना, तो देखो डी यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये है ना अपने पास। उसमें जो डी एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है, और इसमें क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और उसमें अपन का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अपन क्या कर रहे हैं, दोनों चापों की लंबाई की तुलना कर रहे हैं। तो उसमें जो अपने पास इस समीकरण जो 3 है, उस समीकरण में जो डेल यू जो डी एक्स का स्क्वायर है,
ये जो dx का स्क्वायर है, इस dx का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, तो ये वाला ऊपर वाला पद, और उसमें dx का स्क्वायर क्या है 1 है। तो अपन इस प्रकार से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला जो पद है वो क्या है अपने पास, उसमें dx और dy वाला पद नहीं है, तो उससे अपन जब तुलना करेंगे तब क्या होएगा बताओ, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है, ठीक है। तो अपन तुलना कर रहे हैं लंबाइयों की, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, अब डी वाई के स्क्वायर के वाले पद को कोफिशिएंट की तुलना करें, और इसमें क्या है डी वी डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और उसमें क्या है 1 है, और इसको मैंने मान लिया एच स्क्वायर, क्या मान लिया एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या समीकरण बनेगी देखो, जब हम तीनों को अलग अलग बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर के, तो यहाँ से एक समीकरण तो मिलेगी अपने पास, क्या डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर। ये हो गई आपके समीकरण संख्या 4। एक समीकरण हो जाएगी अपने पास, इस वाले का निकालेंगे ना, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे भी एच स्क्वायर। ये हो गई समीकरण संख्या 5। अब एक समीकरण इससे बन जाएगी बीच वाले पद से, तो उससे क्या बनेगी अपने पास, तथा डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या बनेगा बताओ अपने पास 0। एक समीकरण ये बन गई समीकरण संख्या 6। अब आप देखो समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 और 5 को गौर से देखो, तो समीकरण 4 और 5 है वो जो आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स है और डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स है। इस जो समीकरण 4 है उसको कौन संतुष्ट कर रहा है, उसको ये संतुष्ट कर रहा है ना। बताओ यदि अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिखे एच कोस अल्फा, और डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिखे एच साइन अल्फा, तो ये इसको संतुष्ट करेगा नहीं करेगा समीकरण 4 को बताओ, और समीकरण 5 को भी संतुष्ट करेगा जब डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एच कोस अल्फा लिख दें और डेल वी अपॉन डेल वाई के स्थान पे लिख दें एच साइन अल्फा। तो रख के देख लो, देखो संतुष्ट करेगी एच स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो इसमें से एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। तो संतुष्ट कर रही है ना समीकरण को। तो समीकरण 4 और 5 को समीकरण को दोनों को संतुष्ट कौन करेगा, जब डेल यू अपॉन डेल एक्स के स्थान पर लिख दें एच कोस अल्फा और डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर लिख दें एच साइन अल्फा, ठीक है। तो लिख देंगे, देखो समीकरण 4 और 5 दोनों को संतुष्ट कौन करेगी उसको लिखेंगे। तो समीकरण 4 और 5 संतुष्ट होगी यदि डेल यू अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिख दें एच कोस अल्फा और डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पे क्या लिख दें एच साइन अल्फा, ठीक है। एच कोस अल्फा और एच साइन अल्फा दोनों को संतुष्ट कर रही है। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई को कौन संतुष्ट करेगा, एच कोस बीटा, और डेल यू वी अपॉन डेल वाई को कौन संतुष्ट करेगा एच साइन बीटा, ठीक है। अलग अलग एंगल अपने दे दिया, इसको समीकरण 7 दे दी और इसको समीकरण दे दी 8। अब देखो अब अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 6 में, और समीकरण 6 में इनकी वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। देखो तब समीकरण 6 से क्या हो जाएगा, तब छः में रख दो, तो समीकरण 6 में रखेंगे इनकी वैल्यू तो हो जाएगा एच स्क्वायर कोस अल्फा कोस बीटा प्लस एच स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू
0। तो यहाँ से दोनों में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन, और ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बताओ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर तो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, भाई ये तो लेंथ है, ये तो 0 हो नहीं सकती, तो 0 कौन होगा, ये होगा। तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये सूत्र बनेगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। कोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, वो एक ही बात है, ऊपर भी आप तो लिख सकते हो, इनको ब्रैकेट में लिख सकते हो, वही की बात, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, कोस अल्फा माइनस बीटा 0। अब यहाँ से देखो कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस पाई बाय 2 की। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो गया, प्लस पाई बाय 2 की भी करती है और माइनस पाई बाय 2 की तो करती है, तो प्लस पाई बाय 2 आ गया अपने पास। तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस पाई बाय 2। अब इसके दो केस बन जाएंगे, एक तो अल्फा माइनस बीटा बराबर प्लस पाई बाय 2 और एक बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस का पाई बाय 2। और दोनों केसेज में अपन ये दिखाएंगे कि फलन एफ जेड है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए, और डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आ गया, प्लस पाई बाय 2, और दूसरा केस क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस का पाई बाय 2। तो केस फर्स्ट, जब अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का पाई बाय 2 ले रहे हैं, पहले अपन क्या ले रहे हैं, माइनस का पाई बाय 2। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस पाई बाय 2, बीटा माइनस पाई बाय 2। अब अपन इन वैल्यू को कहाँ रख देंगे, समीकरण संख्या 7 में, और फिर समीकरण 7 से ही तो अपन मान निकालेंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जैसे बता देंगे कि फलन एफ जेड है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तब समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू एच कोस अल्फा है, तो अल्फा की जगह क्या लिख दोगे, बीटा माइनस पाई बाय 2, बीटा माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच कोस पाई बाय 2 माइनस बीटा, है ना भाई, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा नहीं होता है, कोस थीटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस पाई बाय 2 माइनस बीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये आ गया एच साइन बीटा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, एच साइन बीटा, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 9। अब निकालेंगे अपन डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। बस अब तो कुछ नहीं करना है, सी आर इक्वेशन को मान निकालने और चारों मान बताने हैं कि तो चारों मान बराबर होते हैं क्या आपस में, तथा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, एच एच डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा अपने पास क्या, एच साइन बीटा माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा -12 एच साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, -h कोस
बीटा, एच कोस बीटा। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या आया, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई एच साइन बीटा, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास क्या, माइनस का एच कोस बीटा। तो देखो चारों वैल्यू क्या आ गई अपने पास, बताओ। तो देखो अब क्या आ गए अपने पास, यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई अपने पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है एच साइन बीटा, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास, माइनस एच कोस बीटा। और वहां से अपन देखो बात करें तो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर था, एच कोस बीटा, और डेल वी अपॉन डेल वाई किसके बराबर होता है, किसके था, एच साइन बीटा, यही था ना। अब देखो एच साइन बीटा था, अब देखो समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स देखो, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इसके बराबर है ना, दोनों बराबर हो गई। और फिर दूसरी समीकरण होता है डेल यू अपॉन डेल वाई है वो माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो डेल यू अपॉन डेल वाई देखो, इसका और इसका आपस में रिलेशन देखो माइनस का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ जेड क्या कर रहा है, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो समीकरण 8 और 9 से लिख देंगे क्या, समीकरण 8 व 9 से, नो से डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स की। ठीक है, इसका मतलब एफ जेड क्या कर रहा है, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, एफ जेड कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। और एफ जेड यहाँ से, तो पहले केस में तो एफ जेड क्या हो गया, विश्लेषिक फलन है। अब सेकंड केस से और अपन इस चीज को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो देखो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड से क्या है, जब अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का पाई बाय 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब रख दो समीकरण संख्या 7 में, तब समीकरण संख्या 7 से रखो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास क्या, एच कोस बीटा प्लस पाई बाय 2, या पाई बाय 2 प्लस बीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो एच साइन बीटा। और किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स की। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा अपने पास, एच साइन बीटा प्लस पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का एच कोस बीटा। ठीक है, एच कोस बीटा, इसको दे देंगे दोनों को कंबाइंड में, समीकरण संख्या 10। अब समीकरण 8 और 10 से देखो, समीकरण 8 व 10 से, तो देखो समीकरण 8 देखी थी हमने क्या, समीकरण 8 में वैल्यू देखो क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके बराबर हुआ है बताओ, कोशी रीमान समीकरण आपको यदि ध्यान में रहेगी ना तब तो आप आराम से प्रूव कर दोगे। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस का एच साइन बीटा आई है। डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके बराबर आएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके बराबर आएगा,
डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर है। डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर आएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स का। तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो क्या आई है अपने पास। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है अपने पास एच कोस बीटा, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास? माइनस का एच कोस बीटा। इसका मतलब ये तो सही है। और अब इसको देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए ना। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास? माइनस का एच साइन बीटा, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई है? एच साइन बीटा। एक बार देखो कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हुई है कि नहीं हुई। एक मिनट ऊपर देखते हैं, कुछ गलत कर दिया क्या हमने। डेल यू अपॉन डेल एक्स तो किसके बराबर होना चाहिए? डेल वी अपॉन डेल वाई के। तो बताओ बराबर है क्या? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू है क्या डेल वी अपॉन डेल वाई के। यहाँ पे शायद थोड़ा सा गलत हो गया होगा मेरे हिसाब से नीचे वाले में। अपन कौन सा केस ले रहे थे? अल्फा बराबर बीटा प्लस पाई बाय 2, है ना। तो उसमें हमारी वैल्यू आएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई अपने पास? माइनस का एच साइन बीटा आ जाएगी, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस की कोस, ये प्लस ही आएगा ना साइन उसमें, तो ये प्लस आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो क्या होता है? पॉजिटिव ही तो होता है। नहीं सॉरी, साइन तो पॉजिटिव ही होता है ना, ये एस टी सी है ना इस नाम से। तो ये तो हो जाएगा अपने पास एच कोस बीटा, ठीक है। परंतु डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है अपने पास? एच कोस बीटा ही है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर आ जाएगा? डेल वी अपॉन डेल एक्स के, और डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई। तो समीकरण 8 व 10 से क्या हो जाएगा अपने पास? डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल वाई। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल वाई के, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से ये हो गया, अपडेट क्या कर रहा है? कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अपन, देखो फलन एफ जेड सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और यहाँ से एफ जेड क्या हो जाएगा? विश्लेषी फलन हो जाएगा। फिर लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे, देखो इसमें जो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यदि v को, यदि इन समीकरण में v को माइनस वी से प्रतिस्थापित कर दे, v को माइनस वी से प्रतिस्थापित कर दे तो तब ये कौशी रीमान समीकरण में बदलती है। मतलब इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, कौशी रीमान समीकरण में बदलती है।
बदलती है। अतः ये अतः समीकरण अतः ये समीकरण तुल्य कोणीय रूपांतरण के संगत है। तुल्य कोणीय रूपांतरण के संगत है। तो यदि अपन इन समीकरणों को क्या कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, यदि इन समीकरणों को क्या कर दें, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुल्य कोणीय रूपांतरण में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये हमने कर लिया कि फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक फलन होगा, और विश्लेषिक फलन के लिए आपको पता है कि सी आर इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए, और डेल यू अपॉन डेल वाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होना चाहिए। तो हमने दोनों पार्ट में ये सिद्ध करके दिखा दिया कि फलन एफ जेड है वो कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई है। अब अगले लेक्चर में हम एक थ्योरम को और करने वाले हैं, और उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को करेंगे, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसी के साथ, मतलब इसी यूनिट में शामिल है वो चैप्टर, है ना। फिर इसके बाद में अपन करेंगे वेक्टर स्पेस को। वेक्टर स्पेस को देखो, थोड़ा सा मेरे को कम टाइम मिल पा रहा है, इसलिए मैं आपको कोर्स पूरा करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, क्योंकि मेरा एग्जाम खुद का है 26 दिसंबर को, है ना। तो इसलिए थोड़ा जितने आपको वीडियो मिल रहे हैं उतने में आप एक बार थोड़ा सा जितना आपको टाइम मिल पा रहा है उनको कवर कर लो। फिर उसके बाद में 26 दिसंबर के बाद में मैं फ्री हूँ, और उसके बाद में मैं आपको आराम से सारे यूनिट्स आराम से जल्दी जल्दी करवा देंगे अपन। सिलेबस की टेंशन मत लो कि कहीं सर आपका सिलेबस नहीं होगा, वो नहीं होगा, सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा फरवरी तक कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।